हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सबका अपना यूट्यूब चैनल पीकेडी रीडर्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लेटीट्यूड को अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। इस टॉपिक में हमें लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे कि इस टॉपिक को आखिर हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि ग्लोब पृथ्वी के समरूप तैयार किया गया एक मॉडल है। उसी के समानुपातिक में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचा गया। यह लाइन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में स्थित है, वहाँ पर कुछ खगोलविदों ने इस मॉडल को तैयार किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने रेफरेंस के तौर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो उस मॉडल के बीचों बीच से यानी 0 डिग्री से होकर गुजारा। उसको उस रेखा को उन लोगों ने इक्वेटर नाम दिया। इक्वेटर नाम इसलिए दिया कि वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। जो पहला भाग नॉर्थ हिस्सा में बटा उसको क्या बोला गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और साउथ में जो हिस्सा बांटा गया उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला गया, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अक्षांश रेखाएं कितने होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं टोटल 181 होती हैं, जो हम लोग आइए जानते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से एक रेखा खींचा गया जिसको इक्वेटर बोलते हैं। उसी के समांतर पैरेलल 1 डिग्री पर एक और रेखा खींचा गया, 2 डिग्री पर और 3 डिग्री पर खींचा गया, 4 डिग्री पर, इसी तरह मैक्सिमम 90 डिग्री तक खींचा गया। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री, यानी 90 और 90 180। और एक खुद अब विषुवत रेखा जो एक रेफरेंस लाइन था उसको तो 180 और 181। यदि हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो अक्षांश रेखाएं 179 होंगी। ठीक है। तो आपके मन में उठता होगा कि अब देशांतर रेखाएं कितनी होती है। तो देशांतर रेखा में सिंपल सी बात है कि वहाँ उन लोगों ने ऑब्जर्व कर रहा था ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जो ग्रीनविच शहर में है, तो वहीं से उन लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो इसमें तो कोई झंझट नहीं है कि देशांतर रेखा जहाँ से भी खींचेगा वो तो सेंटर से ही होकर गुजरे। मतलब तो एक स्फीयर 360 डिग्री का होता है, तो देशांतर रेखाएं कितने होती हैं, 360। तो क्लियर हो गया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। या एक और मन में सवाल उठता होगा कि दिन और रात कैसे होती है। तो दिन और रात में बता दूं दोस्तों कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के घूर्णन करने के कारण होती है। और सीजन में परिवर्तन यानी ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है। तो ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण होता है। यदि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो डे एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स ऑन एक्सिस एंड चेंज इन सीजन अकर ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर लंबवत झुकी हुई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका इम्पोर्टेंस भी ऋतु के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहें। अब मैं बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी देश का जलवायु के बारे में बताता है, और देशांतर रेखाएं का सीधा संबंध टाइम से है। किसी भी देश का समय को बताता है कि वो देश कितना समय आगे है और कितना पीछे है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा हीट जोन के बारे में। तो हीट जोन के बारे में जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड लाइन्स
यानी अक्षांश रेखाएं के बारे में जान लेते हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर जो लाइन ड्रॉ किया गया है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक उसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो विषुवत रेखा के पैरेलल एक लाइन खींची गई है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। सिमिलरली साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर जो एक रेखा खींची गई है उसे मकर रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री पर जो एक रेखा खींची गई है उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो अब मन में उठता है कि अक्ष क्या है। तो अक्ष सिंपल सी बात है दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोलते हैं। तो अब जानेंगे कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ये ऐसा झुका हुआ नहीं होता तो यहाँ पे सीजन में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे सालों भर एक ही ऋतु होता। ठीक है, तो इसमें सीजन में परिवर्तन में भी इसका योगदान है। अब कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि मेरे पास ग्लोब नहीं है इसीलिए मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी इस मॉडल को, ग्लोब को रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। आप इसको जानने से पहले आप हीट जोन के बारे में जान लीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है उसको उन लोगों ने टोरिड जोन का नाम दिया। टोरिड जोन के नाम देने के पीछे का कारण है कि यहाँ पर सूर्य का लाइट सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल को उन लोगों ने टेम्परेट जोन का नाम दिया, जिसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य की लाइट तिरछी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की लाइट को यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लाइट स्कैटरिंग हो जाते हैं, और यहाँ बहुत अपेक्षाकृत, इसके अपेक्षाकृत यहाँ कम पहुँचता है। और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में यहाँ पर तो ना के बराबर ही लाइट पहुँचता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है लाइट, जिसके कारण यहाँ पे इसको फ्रिजिड जोन बोला गया है, जो यहाँ पर लगभग सालों भर बर्फ़ जमा रहता है, बर्फीला जगह है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार दक्षिण में भी जोन बांटा गया है। मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल को टेम्परेट जोन कहा गया, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल को फ्रिजिड जोन बोला गया। ठीक है, तो आपको हीट जोन किसके बेसिस पर बांटा गया है? सूर्य के लाइट के इंसिडेंट होने के बेसिस पर ये हीट जोन बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुका हुआ का सिग्निफिकेंस बताते हैं कि इसका असर आखिर पृथ्वी पर कैसे पड़ता है। इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों कि ये 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य का लाइट कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी इस कंडीशन में रहती है तो देखिए, आप साइड व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य का लाइट कर्क रेखा पर डायरेक्ट ओवरहेड सीधी पड़ती है। ठीक है, और नॉर्थ पोल यहाँ से दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल पे उस समय लाइट जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और साउथ पोल पे नहीं जाता है, तो उस समय नॉर्थ पोल पे दिन और साउथ पोल पे रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो एक कंडीशन ऐसा भी आता है दोस्तों, जिसको ग्लोब नहीं है, जो रोटेट करके मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इस कंडीशन को समझें। इधर से आप साइड व्यू से देखिएगा तो साउथ पोल दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल नहीं दिख रहा है। तो साउथ पोल में इस टाइम इस कंडीशन में दिन होता है, ठीक उसी विपरीत नॉर्थ पोल पे रात होता है। ठीक है, अब सूर्य का
के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर इलिप्टिकल शेप में लगाती है, या सर्कल के शेप में नहीं लगाती है दोस्तों, मैं बता दूं, इलिप्टिकल पथ में लगाती है। जो यहाँ पे है, जब सूर्य और पृथ्वी जब अपसौर यानी एपिहीलियन की अवस्था में होता है, उस समय पृथ्वी और सूर्य की मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी मिनिमम होती है, उसको उपसौर यानी इंग्लिश में पेरिहेलियन बोलते हैं, वो उसका डिस्टेंस 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन साल में मतलब 1 दिन या 2 दिन होता है, ठीक है। ये अपसौर की स्थिति 4 जुलाई का होता है उत्तरी गोलार्ध में, और उपसौर यानी पेरिहेलियन का स्थिति 3 जनवरी का होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो उस समय 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का लाइट अब पहले के अपेक्षाकृत 7% ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उस समय मतलब हम लोग को ठंडा से राहत मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा 7% ज़्यादा लाइट पड़ने के कारण। और ये एपिहेलियन की अवस्था में 4 जुलाई को 7% सूर्य का लाइट पहले की अपेक्षा कम पड़ता है, जिसके कारण हमें गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलता है और गर्मी थोड़ा कम महसूस होता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका पेरिहेलियन और एपिहेलियन का कंसेप्ट। अब मैं बता दूं दोस्तों कि सूर्य का मूवमेंट कैसे होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। जब इस कंडीशन में रहता है तो डायरेक्ट सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है सूर्य का रोशनी। तो कर्क रेखा पर जिस टाइम सूर्य का रोशनी डायरेक्ट ओवरहेड पड़ता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। तो 21 जून को इसलिए सबसे बड़ा दिन माना गया है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी का जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। जो मैं बोलूँगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, उसी को अपोजिट कर दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ से 21 जून से चलना स्टार्ट करता है और लगभग 3 महीने के बाद 23 सितंबर को पहुँचता है विषुवत रेखा पर। फिर 23 सितंबर से दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है और 22 दिसंबर को पहुँचता है मकर रेखा पर। तो 3 महीना इधर, फिर 3 महीना इधर, 6 महीना। इसीलिए कर्क रेखा पर जिस समय रहेगा सूर्य, उस समय नॉर्थ पोल पे क्या होगा, दिन होगा। नॉर्थ पोल पे दिन और साउथ पोल पे रात, जो अभी उस कंडीशन को बताएं। और जब सूर्य पर मकर रेखा पर होगा, उस समय साउथ पे दिन और नॉर्थ पे रात होगा। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात होता है दोस्तों। अब समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से फिर यहाँ से लौटना स्टार्ट करेगा सूर्य, फिर यहाँ 21 मार्च को पहुँचेगा विषुवत रेखा पर। इसीलिए 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पृथ्वी पर समान सूर्य का प्रकाश मिलता है। फिर 21 मार्च से लगभग 3 महीने के बाद फिर 21 जून को पहुँच जाता है कर्क रेखा पर। तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 3 12। तो साल भर सूर्य का मूवमेंट ऐसा होते रहता है। एक्चुअल में दोस्तों मैं बता दूं, सूर्य का मूवमेंट नहीं होता है, ये पृथ्वी का मूवमेंट होता है। लेकिन मैंने समझाने के लिए सूर्य का मूवमेंट करवाया। तो याद रखने का ट्रिक, लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ लाइन को लेटीट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अब लेटीट्यूड को अब लेटा देते हैं, लॉन्गिट्यूड को अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।